अंतर्राष्ट्रीय जिन और टॉनिक दिवस हर साल 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के जिन और टॉनिक प्रेमी मनाते हैं। इस दिन की स्थापना एक लोकप्रिय कॉकटेल को सम्मानित करने के लिए की गई थी। इसे 2010 में जेन विदर्स द्वारा अपनी दादी की याद में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश नगर निगम मुरादाबाद द्वारा आयोजित दीपोत्सव समारोह के दौरान मुरादाबाद में 11 लाख दिए जलाए गए। मुरादाबाद नगर निगम आयुक्त दिव्यांशु पटेल कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि दिवाली का त्यौहार पूरे उत्साह और पूरे शहर में उत्सवी माहौल के साथ मनाया जाए। इस साल हमने 11 लाख दियों और 1500 ड्रोन का भव्य प्रदर्शन किया और हम इसमें सफल रहे। हम इस कार्यक्रम का आयोजन आगे भी करते रहेंगे। लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में सरहिंद स्टेशन के पास एसी कोच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की खबर अत्यंत चिंताजनक है। हर दिन रेल पटरियों पर हादसे दोहराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, आखिर इन त्रासदियों का जिम्मेवार कौन है? क्या यह तकनीकी लापरवाही है, व्यवस्था की नाकामी है, या फिर संवेदनहीन प्रशासन की आदत बन चुकी सुस्ती? हर बार हादसे के बाद कुछ बयान, कुछ दौरे, कुछ मुआवजे और फिर वही खामोशी, जैसे सरकार अगले हादसे का इंतजार कर रही हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो विजिल तो भीषण आग लग गई। आग की तीव्रता को देखते हुए 16 दमकल यूनिट मौके पर पहुंची। 4 उड़ानों को चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया है। एहतियात के तौर पर कई विमानों को हैंगर से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और ढाका एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई है। हरियाणा सरकार 1984 के सिख दंगे में मारे गए 121 लोगों के परिवारों को 5 नवंबर को नियुक्ति पत्र देगी। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीद दिवस पर 1 से 25 नवंबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें रक्तदान शिविर, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार और यात्रा शामिल है। समापन समारोह कुरुक्षेत्र में होगा, जिसमें कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उसे तीसरे स्थान पर रहने की बात कही है। उन्होंने एनडीए एवं जन स्वराज के बीच असली मुकाबला बताया है। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने काबुल से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने तालिबान के सीमा पार हमलों को रोकने का आग्रह किया है। मुनीर ने चेतावनी दी है कि आतंकवादियों का करारा जवाब दिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के हमले में कई नागरिकों की मौत के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में नामांकन का आज छठा दिन है। कुल 122 सीटों के लिए नामांकन हो रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। संभावना है कि आज कई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार चुनाव के माहौल में टिकट वितरण के बाद भी नेताओं का दल बदल जारी है। वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। नेताओं ने एनडीए को जीत दिलाने का संकल्प लिया, जिससे वीआईपी को झटका लगा है। रूस के कलमिकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। शाक्य मुनि बुद्ध के स्वर्ण निवास में स्थापित इन अवशेषों को उत्तर प्रदेश से लाया गया। कलमिकिया में बौद्ध धर्म प्रमुख है और प्रतिनिधि मंडल वहां धार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में एक दुखद घटना में एक कांस्टेबल को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी शेख रियाज ने कांस्टेबल ई प्रमोद पर हमला किया जब वे उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और उसे पकड़ने के लिए टीमें गठित की है। डीआईजी ने कांस्टेबल के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। रेलवे ने 20 से अधिक हैंडल्स की पहचान कर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। रेलवे ने 24/7 निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाया है। ट्रेन में सफर कर रहे एक 8 महीने के बच्चे की सांस रुकने पर सेना के जवान नील ने सीपीआर और माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देकर उसकी जान बचाई। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में हुई इस घटना के दौरान बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वह बेहोश हो गया था। सुनील की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बच्चे को बचाया जा सका। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
कोटा थाना क्षेत्र से 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली मुचाकी मांगा गिरफ्तार किया गया है। नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वह कई नक्सली घटनाओं में शामिल था और पुलिस को उसकी तलाश थी। उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालपुर सीट पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय नामांकन कर हलचल मचा दी है। पर्चा भरने के दौरान समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गोपाल मंडल ने 15,000 वोटों से चुनाव जीतने का दावा किया और उनकी सीट पर पैसे के खेल का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर नाराजगी जताई और जन स्वराज पार्टी के जीत के दावे को खारिज किया। गोपाल मंडल के मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा के विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और पीएम श्री स्कूलों के कार्यों की प्रगति की जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र तत्काल पूरे करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि डीबीटी के माध्यम से मिली पोशाक धनराशि का उपयोग अभिभावक बच्चों के यूनिफॉर्म खरीदने में करें। जिला अधिकारी ने कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट और शिक्षा सामग्री ग्रांट की प्रदर्शिता सामग्री ग्रांट के प्रदर्शी उपयोग पर बल दिया जाए। पीएम श्री स्कूलों में एसडीएम शेड टाइलिंग, छत मरम्मत और बाउंड्री बॉल निर्माण जैसे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जर्जर विद्यालयों के ध्वस्तीकरण और मिड डे मील 3 से निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया। जिला अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लखनऊ में सुमिता रानी संस्थान 13 साल से दे रही है निःशुल्क शिक्षा। जरूरतमंद बच्चों के लिए चला रही है सरकारी पाठशाला। लखनऊ में सरोजनी नगर स्थित सुमित रानी महिला कल्याण संस्थान पिछले 13 वर्षों से गरीब और बेसहारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। बांग्ला बाजार में संचालित सरकार पाठशाला के जरिए यह संस्थान बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई लिखाई सिखा रही है बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दे रही है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। इस अनूठी पहल में डॉक्टर ज्योति वाजपेयी बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ा रही है, जबकि अर्चना शर्मा झुग्गी झोपड़ियों में जाकर शिक्षा के वंचित बच्चों को ढूंढकर लाती है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए डॉक्टर एम सिंह उन्हें निःशुल्क इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। सरोजनी नगर विधायक भी समय समय पर संस्थान को सहयोग प्रदान करते हैं। यह संस्थान शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सेहत का संपूर्ण ख्याल रखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रविंद्र जडेजा की पत्नी रवीना बनी गुजरात की शिक्षा मंत्री। 2022 में पहले ही चुनाव में जीता था। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रवीना जडेजा गुजरात की सरकार में शिक्षा मंत्री, प्राथमिक माध्यमिक और वायस्क शिक्षा का पद सौंपा गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा कैबिनेट विस्तार में शुक्रवार को 19 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें रवीना भी शामिल है। रविंद्र जडेजा ने इस नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कमियां दूर होगी। रवीना जडेजा ने 2022 में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जामनगर 9 सीट से भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। उन्होंने 88,835 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के करसन भाई पटेल को 35,265 वोट मिले। रविवा इससे पहले सौराष्ट्र की करनी क्षत्रिय सेना की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में रविंद्र जडेजा अपनी बेटी के साथ मौजूद थे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख से अधिक छात्रों को दिए 297.95 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के 10,28,205 छात्रों को 297.95 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। यह राशि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सीधे छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। सीएम योगी ने इस अवसर पर शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की कुंजी बताते हुए कहा कि 2016-17 में केवल 4.6 लाख है छात्र छात्रवृत्ति के पात्र थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 6.2 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब छात्रवृत्ति वर्ष में एक बार के बजाय अक्टूबर और जनवरी में 2 किस्तों में दी जाएगी, जिससे छात्रों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले छात्रवृत्ति वितरण में भेदभाव, देरी और भ्रष्टाचार की समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डीबीटी प्रणाली लागू होने से अब राशि सीधे छात्रों के खाते में पहुंच रही है। पिछले साल जो छात्र तकनीकी त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे, उनके लिए पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया गया है।
चीन में एआई एप्स की नई जंग, टिकटॉक कंपनी का ऐप हुआ नंबर 1। चीन में एआई एप्स की जंग तेजी हो गई है। कुछ समय पहले डीपसीक ने दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन अब अपने देश में ही पीछे रह गया है। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइडांस की एआई ऐप डबाओ अब अपने चीन में ही पॉपुलर ऐप बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डबाओ के 15.7 करोड़ एक्टिव यूजर हैं, जबकि डीपसीक के 14.3 करोड़ यूजर्स हैं। यानी अब चीन में डबाओ नंबर 1 ऐप बन गया है और दुनिया के टॉप 4 एआई एप्स में शामिल हो गया है। डबाओ की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह इसका आसान और मजेदार डिजाइन है। इस ऐप में यूजर टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो चैट कर सकते हैं। साथ ही यह ऐप फोटो, पॉडकास्ट और छोटे वीडियो भी बनाता है। इसमें एक कार्टून जैसी महिला अवतार से चैट की जा सकती है, जो ऐप को और दिलचस्प बनाती है। इसका डुइन टिकटॉक की चीनी वर्जन के साथ अच्छा कनेक्शन है, जिससे लोगों ने इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से डबाओ चीन में डीपसीक को पिछड़कर सबसे आगे निकल गया है। अयोध्या में दीप उत्सव 2025 में पहली बार एआई कैमरों से होगी निगरानी। भीड़ बढ़ते ही कंट्रोल रूम से भेजी जाएगी अलर्ट। अयोध्या में इस बार दीप उत्सव के आयोजन तकनीकी रूप से और भी सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में पहली बार महाकुंभ जैसे स्तर पर एआई कैमरों की निगरानी की जाएगी। लता चौक, धर्मपथ, रामपथ और राम की पौड़ी सहित पूरे मेला क्षेत्र में 11 एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो हर समय लाइव निगरानी करेंगे। ये कैमरे भीड़ का आकलन करने के साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर सकेंगे। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुड़े के अनुसार ये एआई कैमरे किसी भी स्थान पर भीड़ बढ़ते ही तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा, जिससे प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सिस्टम में न सिर्फ सुरक्षा बलों को रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जबकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। यह पहल श्रद्धालुओं को सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। करोड़ों यूजर की मौज, अब आपका लैपटॉप बनेगा एआई पीसी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में एक नया अपडेट लाया है, जो आपको साधारण लैपटॉप को स्मार्ट एआई कंप्यूटर बना देगा। इसकी खासियत को पायलट नाम का एक एआई सहायक है। अब आप अपने काम उसे बोलकर बता सकते हैं, जैसे हे को पायलट कहकर इसे चालू कर सकते हैं। यह आपकी स्क्रीन को समझ सकता है और आपकी फाइलों पर सीधा काम भी कर सकता है। पहला आवाज आप बोलकर इसे बात कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं। दूसरा दृष्टि आपकी यह स्क्रीन देखकर आपको किसी भी काम को करने का तरीका में कदम दर कदम समझा सकता है। यह आपकी फोटो को छांट सकता है, पीडीएफ के लिखावट निकाल सकता है और आपके ईमेल और कैलेंडर जैसी सेवाओं से जुड़कर जानकारी ढूंढ सकता है। साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि आपका नियंत्रण बने रहे। दिल्ली से बिहार के लिए चलेगी ये ट्रेनें, यूपी के यात्रियों को भी मिलेगी राहत। दिवाली और छठ के समय बिहार, झारखंड और पूरे उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर रेलवे ने टिकट में कमी और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए दिल्ली से बिहार के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की फैसला किया है। इससे यात्रियों को अपने घर पहुँचने में बहुत राहत मिलेगी। इनमें 2 मुख्य ट्रेन शामिल है। पहली नई दिल्ली मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन, जो अक्टूबर में 18 से 24 तारीख के बीच 8 चक्कर लगाएगी। दूसरा ट्रेन पटना, राजेंद्र नगर और दिल्ली आनंद विहार के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एसी विशेष ट्रेन है, जो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलाई जाएगी। दोनों ही ट्रेन पूरी तरह से एआई कोच से लैस है। दिवाली से पहले देश भर में मौसम और हवा दोनों एक साथ बदल रहे हैं। उत्तर भारत में हल्की ठंड और सुहाना मौसम बना है। दक्षिण भारत में बारिश जारी है, जबकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। आइए जानते हैं देश भर में मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ज़्यादातर इलाकों में सुबह हल्की धुंध होने लगी है। वहीं दोपहर में तेज धूप और शाम को ठंड होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शाम के वक्त हल्की ठंड बढ़ने के आसार है, लेकिन दिन का मौसम सुहाना रहेगा। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अगले 2 हफ्ते तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ता के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र प्रभावित नहीं होगा। वहीं दिन में प्रदेश के कुछ जगहों पर तापमान बढ़ सकता है, लेकिन जबकि रात में तापमान सामान्य के करीब बना रहेगा। बिहार और झारखंड में आसमान फिलहाल साफ है, लेकिन दिवाली तक हल्के बादल दिख सकते हैं। मौसम विभाग ने अभी इन राज्यों में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। राजधानी रांची में दिवाली के दिन मौसम काफ़ी सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऐसे में शाम के वक्त 6 बजे के बाद ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। दोपहर में धूप तेज रहेगी और शाम के समय सूर्यास्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखेगी। दिवाली की शाम मौसम के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गोरखपुर में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने किसानों के बीच चौपाल लगाई थी
इस दौरान खटिया का मंच बना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और आत्मा बताया। चौपाल में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कमेश्वर सिंह सहित कई नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। चंदौली के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी सीजन 25-26 के लिए कृषि विभाग द्वारा विभिन्न फसलों के बुआई का क्षेत्रफल लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों को गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों प्रणाली बीजों पर 50% अनुदान दिया जाएगा। टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और हरनाथ संधू के फिल्म बागी फॉर अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। जिन लोगों को एक्शन थ्रिलर देखना पसंद है वो अपने फैमिली के साथ बैठकर इसे देख सकते हैं। G5 पर भगवत चैप्टर 1 राक्षस रिलीज हुई है। इसमें अरशद वारसी एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिख रहे हैं। ये कहानी इंस्पेक्टर विश्वास भगत की, जिसका तबादला राप्टसगंज उत्तर प्रदेश में होता है। ये लापता लड़की पूनम को खोज में नजर आ रहे हैं। इसमें पंचायत फेम जितेंद्र कुमार भी हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल में छोटी गीता फोगाट का रोल कर चुकी जायरा वासिम ने अपने निकाह की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। निकाह की तस्वीर में वे अपने शौहर के साथ नजर आ रही हैं। फैंस ने जायरा वासिम को निकाह की मुबारकबाद दी है। मशहूर पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने अपने कार कलेक्शन के एक नई कस्टमाइज हुमर H2 SUV शामिल की है। गुरदीप मेहंदी ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। काले रंग की इस हुमर में गोल्ड डिटेलिंग है जो इससे और भी शानदार बनाती है। मीका ने पहले बार 2006 में भी हुमर H2 खरीदी थी। हुमर अपनी दमदार शैली और लग्जरी के लिए जानी जाती है। चीन की टेक कंपनी एक्सयूनिक इलेक्ट्रिक कार SU7 चंगेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पावर फेल होने के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई है और उसमें आग लग गई। दरवाजे नहीं खुलने के कारण ड्राइवर मौके पर मौत हो गई। इस घटना में एक्सयूनिक की सुरक्षा तकनीकी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए लोगों ने पावर फेल होने के बाद दरवाजे को लॉक होने के लिए चिंता जताई है। 3 माही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार करने के लिए बैंक के पॉजिटिव पहली 3 माही के मुकाबले नीचे आए हैं। हालांकि पिछले साल मुकाबले इसमें कुछ बढ़त है। नतीजे से पहले शुक्रवार को स्टॉक में बढ़त देखने को मिली और स्टॉक 0.8% बढ़कर बंद हुआ था। धनतेरस पर जमीन, दुकान और मकान खरीदने वाले सैकड़ों लोगों के सामने चेक क्लियरेंस का संकट खड़ा हो गया है। जिले के 1-2 अधिकांश बैंकों में इस संकट के चलते काफी लोगों को करोड़ों रुपए फंस गए हैं। लोगों को बैंक के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आज धनतेरस के अवसर पर शेयर बाजार बंद है, इसलिए निवेशक व्यापार नहीं कर पाएंगे। हालांकि बैंक खुले हैं। सिवान, असम और जहां कार्तिक बहू के कारण अवकाश है। दिवाली, लक्ष्मी पूजा के लिए 21 अक्टूबर को बाजार बंद रहेगा लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। काली प्रतिपदा पर 22 अक्टूबर को भी बाजार बंद रहेगा। 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर की ही होगी।